ये जो इजराइल ने हमला किया है कतर के ऊपर, इसने बहुत से सवालात उठा दिए। मशरक़ वस्ता में एक हलचल है और इस वक्त जो अमेरिका का एक सिक्योरिटी पैराडाइम था ना, एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला कह लें या सिक्योरिटी आम फहम में सिक्योरिटी गारंटी कह लें, वो पैराडाइम शिफ्ट, वो गारंटी जो है वो हिल गई है। यानी कि कतर है ये एक बहुत बड़ा नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का। और ये नॉन नेटो अलाई इसलिए है कि 1990 की दिहाई से अमेरिका कतर के बेस की बुनियाद के ऊपर अमेरिका ने मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान इन सब की जंगें लड़ी, जीती या हारी, जो भी किया। ख्वाह अफगानिस्तान में अटैक करना हो, ख्वाह इराक में अटैक करना हो, ये जो इनका बेस है, ये अल उदैद के करीब इनका बेस है, मिलिट्री बेस कतर के अंदर अमेरिका का, जहाँ पे इस वक्त भी 10,000 से ऊपर अमेरिकन फ़ौजी पर्सनल मौजूद हैं। वहाँ उनके बम्बार त्यारे मौजूद हैं, वहाँ उनके F-16, F-35 इस लेवल के त्यारे मौजूद हैं। वहाँ पर दो दो रनवेज हैं। ये कोई कई 100 एकड़ में फैला हुआ ये फ़ौजी यूनिट है, जिसको आप जिसके करीब ये अटैक किया इसराइल ने। और कतर ने अभी 2024 के अंदर अगले 20 साल एक्सटेंड किए थे इसके, अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट। तो कतर के मुतालिक समझा जाता है कि जिस तरह एक तरफ इसराइल अमेरिका का क्लोज अलाई है मिडल ईस्ट के अंदर, कतर भी उतना ही क्लोज अलाई है। अभी कतर का जो सुल्तान है, जो भी है वहाँ करता धरता, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जहाज़ तोहफे में दिया, इतना क्लोज ताल्लुक है। तो कतर, जिसको अमेरिका और इसराइल दोनों ने कहा कि आप उन हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए और सीज फायर के लिए एग्रीमेंट करें, मुज़ाकरात करें हमास के साथ। ये वो हॉस्टेजेस हैं, 200 से ऊपर इन्होंने, जब ये 2023 अक्टूबर में शुरू हुई वॉर, जब हमास ने पागलों की तरह रॉकेट दागे, जो कि मैं समझ नहीं आ रही कि क्या कॉमन सेंस थी उनकी जो उन्होंने किया, उससे 1200 इसराइली सिविलियन ज़्यादातर जो है मारे गए। उसके बाद से जंग शुरू हुई और तबाही शुरू हुई। नेतन्याहू जो है वो पागल हुआ हुआ है और उसने उसके मुकाबले में हज़ारों फ़लस्तीनियों को जो है वो शहीद कर दिया है, लाखों को बेघर कर दिया है। वो जो हमास की एक हमाकत थी, रॉकेट लॉन्च जो अटैक किए, भैया आपने अगर अटैक करना था फिर तो आपके पास पता होना चाहिए था कि उनका काउंटर अटैक आएगा तो आप क्या करेंगे। उसके मुकाबले में पूरे गजा और पूरे फ़लस्तीन की जो तबाही फेर दी। वो इसराइल को तो वैसे ही मौका चाहिए था, तो उन्होंने वो तबाही फेरी। तो इन्होंने कुछ 250-300 हमास वालों ने इसराइल के हॉस्टेज बना लिए थे। कुछ आर्मी पर्सनल भी थे, ज़्यादातर सिविलियंस थे। कुछ को छोड़ दिया, कुछ को कत्ल भी किया। अब 20 के करीब हॉस्टेज रह गए थे, जिसके लिए मुज़ाकरात कतर के अंदर हो रहे थे। कतर एक न्यूट्रल ग्राउंड है। इससे पहले तालिबान का वफद भी वहाँ आता रहा है। पाकिस्तान ने भी ऑप्ट किया है कतर को मुज़ाकरात के लिए। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अमेरिका के जहाँ फ़ौजी अड्डे हैं, फ़ौजी बेस है, जहाँ पे कतर के साथ इतना क्लोज लाई है, वहाँ इसराइल जो है इस तरह की हरकत कर देगा। तो मिडल ईस्ट के बेशतर ममालिक अमेरिका की गारंटी पर सिक्योरिटी उनको मिलती है, ईरान के मुकाबले में और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, ख्वाह वो ISIS हो या हमास हो या सब हो। उसमें सऊदी अरब के भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, दुबई, ये सब UAE वगैरह सब आते हैं इसके अंदर। तो अमेरिका की गारंटी जो है उसको उड़ा के फेंक दिया इसराइल की उसने, कि जब इसराइल अमेरिका के रडार सिस्टम, अमेरिका की परवाह किए बगैर अमेरिका के क्लोज अलाई पर कतर के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसका मतलब तो मिडल ईस्ट में कोई महफूज नहीं है। और मिडल ईस्ट अब सोचने मजबूर हो गया, मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक, कि क्या हमने अमेरिका पे निसार करना है या अब हमने चाइना रशिया की तरफ देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कभी इसको कंडेम भी नहीं कर पा रहे और उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहा इस हमले को। इसमें पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अमेरिका की अनरिलायबिलिटी के बाद फिर पाकिस्तान कितना डिपेंड कर सकता है अपने ताल्लुकात में अमेरिका के साथ, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान कितनी स्ट्रेटेजिकली गल्फ कंट्रीज़ की मदद कर सकता है या उसमें की एलाई बन सकता है या नहीं बन सकता, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो यकजहती के लिए गए हैं कतर। वो क्या करने गए हैं, वो क्या लेकर आएंगे, क्या कर सकेंगे, इस पर भी बात करके देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, शहबाज शरीफ साहब ज़रूर जाएं, इज़हार यकजहती के लिए जाएं, या शहबाज शरीफ साहब उनसे हमदर्दी के लिए जाएं। कतर हमारे बड़ा करीब है और मुस्लिम मुल्क है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के जाने से हासिल वसूल क्या होगा। क्या 56-57 और मुल्क हैं, तैयब और रिदवान को वहाँ होना चाहिए था, बाकी सारे मुल्कों को होना चाहिए था। हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर। पहली बात, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो सकता था। तो हम वहाँ क्या कर रहे होंगे और फिर हम किस जोगे हैं कि वहाँ जाके क्या करेंगे। पहली बात।
दूसरी शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना है। शहबाज शरीफ साहब मलका को दफनाने भी चले जाते हैं, चाल साहब को बादशाह बनाने भी चले जाते हैं, तुर्की जलजला देखने भी चले जाते हैं, और छोड़े मरियम नवाज साहब लोयाल के साथ जापान से हो आई, हमने क्या कर लिया। और एक तबाही, सैलाबी तबाही और बर्बादी पूरे मुल्क में उसका दौरा है। लोग डूब गए हैं, ज़री बुरान सर पर है, ग़ज़ाई किल्लत सर पर है, वबाई अमराज सर पर हैं, और अभी भी 5-5 दिन से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचे और रेस्क्यू वाले नहीं पहुँचे, और जहाँ लोग छतों पर और दरख्तों पर हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कतर में हैं, और सुना जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे, और बिलावल भुट्टो साहब साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर लेना है हमने जी। 20 रोज़ा दौरा भी होता और बाकी सारे पीपल्स पार्टी भी चली जाती, तो हमने क्या कर लेना था। हम क्यों गए, हमारे जाने का मकसद के देखें, सऊदी वली अहद साहब पहुंचते हैं, अरब समिट होती है, यूएई के हुक्मरान जाते हैं, समझ आती है। और ये आज जो कतर पर के दरवाज़े पर दस्तक हुई है, वो अगर जब यमन जल रहा था उस वक़्त ये कुछ सोच लेते, जब लबनान पे आफत आई हुई थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब इराक लीबिया डाउनफॉल हो रहा था उस वक़्त देख लेते, जब शाम तबाह बर्बाद हो रहा था उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब ईरान आया हुआ था जंग की जद में उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब गज़ा में नस्ल कुशी थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते। नहीं हुए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा। आयल हथियार इस्तेमाल हो सकता था, तिजारती सफारती बाइकआउट हो सकता था, इब्राहिम अकार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता था अपने शर्तें मनवाने के लिए, अमेरिका में सरमायाकारी और सदर ट्रंप साहब को तोहफे, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था, लॉबिंग की जा सकती थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि नेतन्याहू साहब का जो 2 मिनट का वीडियो पैगाम है 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद, उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया, और उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते कतर में। जी, उन्होंने उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया है और कहा है कि जिस तरह अलकायदा का पीछे करते हुए अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसने टारगेट किया था, हमने भी यहाँ टारगेट किया है इसी तरह हमास के रहनुमाओं का पीछा करते हुए। हालांकि वो ये सालसी और मुज़ाकरात और ये कतर की जगह और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब उसने नेतन्याहू साहब ने आखिरी बात भी एक और की, उन्होंने कहा कि जी बेशर्म है वो मुल्क जो मजम्मत कर रहे हैं, और दहशत गर्दों को जो पनाह देगा वहाँ हमले करेंगे। मतलब पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशत गर्द समझेंगे वहाँ हमले होंगे, खा वो हों दहशतगर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर, अब आग लगी है वहाँ। अब ये गज़ा के मजबूर बेकस निहत्ते लोगों को की सुनी गई है या उनकी आहें सुनी गई हैं। ये अब पता चला है कि ये आग जो लगी थी ये घर में भी आ सकती थी, और नेतन्याहू साहब को शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं है और इसराइल अमेरिका नहीं है। वैसे 10 मई का जो मार्का हक है या बुनियानुल मरसूस है ऑपरेशन, उसमें वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि राफेल तैयारों का क्या हुआ, S-400 का क्या हुआ, और आपके ड्रोन्स का क्या हुआ, इसराइली ड्रोन्स का। ठीक है। तो जाहिर है निहत्ते लोगों को मारना कोई मर्दानगी नहीं है, मगर अब जो है बात वहाँ पहुँची है जहाँ इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ट्रंप साहब और इसराइल गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा, बात आगे ले जाना पड़ेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि करना होना वाना कुछ नहीं, ज़ाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये, लेकिन बहरहाल अगर तिजारती सफारती ऑयल सरमायाकारी ये कार्ड्स इस्तेमाल हो जाएं तो बहुत पॉइंट आ गया सर आपका।